नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश पानी है अनमोल में। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। हालांकि रहीम जी ने अपने दोहे की यह लाइन पानी के उस महत्व को लेकर नहीं लिखी थी जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और जो आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण भी है। फिर भी इसका अर्थ आज के संदर्भ में बिल्कुल ठीक बैठता है। जिस पानी के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती, उसके बिना तो सब कुछ सूना हो ही जाएगा। राजस्थान जैसे प्रदेश में जिसकी पहचान ही कम पानी वाले प्रदेश की हो, इस अनमोल चीज का महत्व और भी अधिक हो जाता है। कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर ही लड़ा जाएगा। आखिर क्यों? इसका जवाब भी हम सब जानते हैं। इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। विकास की अंधी दौड़ में संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और उनकी दोबारा रिचार्जिंग के प्रति पूरी तरह उदासीन रहना इसका इकलौता कारण है। देर अब भी नहीं हुई है। हम कुछ तो कर ही सकते हैं जिससे यह अनमोल नियामत हमारी धरती पर बनी रहे और हम धरती पर बने रहें। क्या हैं हालात और इसमें सुधार के लिए कौन से उपाय कैसे किए जा सकते हैं, यही जानकारियां जन जन तक पहुंचाने और जहां जिससे जैसी भी सहायता की जरूरत हो वह सुनिश्चित कर अपनी मरुधरा को शस्य श्यामला बनाए रखने का प्रयास है हमारी यह मुहिम। पानी है अनमोल। आइए शुरू करते हैं। आग उगलता आसमान, रिकॉर्ड तोड़ता तापमान, सूख रही नदियां, बांध बेदम, भाप बन गया पानी रह गया कम। मॉनसून पर टिकी मरुधरा की आस, नहीं बरसे बादल तो कैसे बुझेगी प्यास। राजस्थान में जल संकट वैसे कोई नई बात नहीं है। उस पर इस साल की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, आसमान से इतनी आग उगल रही है कि जलाशयों का पानी अनुमान से भी ज्यादा भाप बनकर उड़ गया। लिहाजा नदियां सूख रही हैं और बांध बेदम हो गए हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर के बांधों का पानी इस बार काफी तेजी से सूखा है। राजस्थान में भी पानी के दोहन और भीषण गर्मी के कारण बड़े बांधों का जल स्तर कम हुआ है। हालत यह है कि इस बार प्रदेश के प्रमुख बांधों में सामान्य से भी 9% पानी कम रह गया है। यही कारण है कि इस समय तक प्रदेश के अहम बांधों में 1.6 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा था, तो इस साल सिर्फ 1.46 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही बचा है। प्रदेश के 5 बड़े बांधों में 3 बांध बीसलपुर, जवाई और राणा प्रताप सागर का पानी लगातार कम हो रहा है। आंकड़ों के आईने में देखें तो प्रदेश के सभी प्रमुख बांधों में 2021 की तुलना में पानी कम रह गया है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश के प्रमुख बांधों पर। राणा प्रताप सागर बांध में 2021 में इस समय तक 0.681 kbm पानी बचा था, लेकिन 2022 में इस समय तक सिर्फ 0.541 kbm पानी ही बचा है। वहीं बीसलपुर बांध में 2021 में इस समय तक 0.335 kbm पानी बचा था, जबकि 2022 में इस समय तक सिर्फ 0.293 kbm पानी ही बचा है। इसी तरह जवाई बांध में 2021 में इस समय तक 0.045 kbm पानी बचा था, लेकिन 2022 में इस समय तक सिर्फ 0.010 kbm पानी ही बचा है।
भराव क्षमता के अनुसार भी अगर देखा जाए तो राणा प्रताप सागर बांध में 2021 में इस समय तक 47% पानी बचा था, जो 2022 में इस समय तक सिर्फ 38% पानी ही बचा है। इसी तरह बीसलपुर बांध में 2021 में इस समय तक 31% जल भराव था, जो 2022 में इस समय तक सिर्फ 27% ही रह गया है। इसी तरह जवाई बांध में 2021 में इस समय तक 23% जल भराव था, जो 2022 में इस समय तक सिर्फ 5% रह गया है। बात जाखम बांध की करें तो 2021 में इस समय तक 44% जल भराव था, जो 2022 में इस समय तक सिर्फ 23% ही रह गया है। 28 तारीख तक तो हम बीकानेर में पानी ले आएंगे और 28, 29 और 30 तारीख तक जोधपुर में भी पानी आ जाएगा, तो वहाँ की स्थिति भी हम संभाल लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में इस बार राजस्थान को पिछले साल से घटे हुए जल संग्रहण स्तर में रखा गया है। पिछले साल की तुलना में 9% कम पानी होने के आंकड़े भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो पानी कितना अनमोल है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुशबीर सिंह जोजावर जी, जो कि जल संरक्षण कार्यकर्ता हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर.एम. माथुर जी, रिटायर्ड ACE हैं जल संसाधन विभाग के, और विवेक S. अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट के। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, पानी कितना अनमोल है ये हर कोई जानता है, लेकिन एक एक कमेंट मैं आप सभी से पहले चाहूंगा कि पानी को लेकर के और राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जहां पानी की कमी है उसके बारे में एक एक कमेंट सबसे पहले मैं आप सभी से चाहूंगा, फिर आगे चर्चा करेंगे। खुशबीर जी, सबसे पहले आपसे एक कमेंट। खुशबीर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है सर जी। खुशबीर जी, एक कमेंट चाहेंगे कि पानी क्यों इतना अनमोल है। समझने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पानी बहुत जरूरी है, कमी भी है, एक कमेंट आपसे पहले चाहूंगा। पानी क्यों जरूरी है ये आप और मैं और ना समझ एक बच्चा होता वो भी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से, यहाँ तक कि पक्षी और पशु भी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं और समझते हैं। और विशेषकर राजस्थान में जो हम पानी को किस तरीके से बचाते थे, पानी को, ये हमारे संस्कारों में था। हमें बचपन से ये चीज सिखाई जाती थी, लेकिन मशीनी युग की वजह से जिस तरीके से पानी का दोहन कर रहे हैं, जिस गति के साथ हम पानी की दुर्गति कर रहे हैं अभी, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जल संरक्षण का कार्य जो मैं पिछले लंबे समय से 25 वर्षों से मैं करता आ रहा हूँ जन सहभागिता के साथ में, तो आज जो स्थिति है तो वो आप खुद समझ सकते हैं। अभी आपने जवाई बांध की बात कही है, जवाई बांध में 5% पानी नहीं रहा है, मात्र 2%। अभी 2 दिन पहले ही मैं जाके आया हूँ, और जो वो आंकलन जो किया जा रहा है, वो जब बांध बना था उस वक्त से इनका आंकलन है। उसके बाद में 15 फीट तो उसमें सिल्ट जम गई है, वो सिल्टअप हो गया बांध, बहुत कम पानी बचा है। तो राजस्थान में पानी का महत्व राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा समझते हैं, और विशेषकर पश्चिमी भूभाग के लोग इस पानी को महत्व को ज्यादा समझते हैं। ठीक है। आर.एम. माथुर जी, अब एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। जैसा जोजावर जी ने बताया कि पानी कितना महत्वपूर्ण है यह हर कोई समझता है, जल संसाधन विभाग क्या भी वो भी समझता है कि वाकई में पानी इतना महत्वपूर्ण है? जल संसाधन विभाग उस तरीके से चीजों को लेता है? जल संसाधन विभाग जो है वो सब चीज़ों को समग्र रूप से देखता है, और पानी अनमोल है, इसके लिए काफ़ी काम करने की आवश्यकता थी और है अभी भी। इसमें आपको मैं बताऊं कि जल संसाधन विभाग ने 121 बड़े छोटे बांध बनाए हैं, 14,000 मीडियम माइनर प्रोजेक्ट बनाए हैं, और उसके बाद भी हमारे पास में जो पानी है वो 17.88
BCM पानी जो है वो इंटरस्टेट एग्रीमेंट से आता है। तो कुल मिला के जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास में 17.88 और सरफेस वाटर की 22.38 की BCM है और हम उसका उपयोग करने में सक्षम हैं और कर रहे हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हमारे को जो है पानी का दोहन ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो हर जगह का फिक्स करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम उस पानी का उपयोग मैक्सिमम कर सकें। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि चोमू एरिया में आप गेहूं उगा रहे हो, भाई ज़रूरत नहीं है, गेहूं उगाने की कहाँ ज़रूरत है। या फिर आप ये शेखावटी बेसिन का मेरा एक स्टडी है, उसमें मैंने देखा है कि 5000 क्यूसेक से 5000 हेक्टेयर से, और हमने जो ये दिया स्प्रिंकलर इरिगेशन पे सब्सिडी देनी शुरू की, उसके बाद वहाँ 5 साल में ये 1 लाख हेक्टेयर हो गया। तो लोगों ने पानी ज़मीन से निकाल के और खेती करना शुरू कर दिया, और सारे एरिया को डार्जन में लिया है। तो फिर किसान क्या करे? किसान को पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही, नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। हर जगह आप गेहूं या गन्ना नहीं उगा सकते। आपको जहां पानी कम है वहां पर आपको क्रॉपिंग पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है, और उसमें सोच आपको लाना पड़ेगा कि जो सरकार बताती है कितना पानी है हमारे पास में, उस पानी के अनुसार ही आपको खेती करनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ इसका जो आपका जो व्यू है वो सब तक पहुंचना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है विवेक जी, अब एक कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, हर कोई ये जान रहा है कि पानी अनमोल है और पानी के बिन कितने दिन इंसान जीवित रह सकता है ये भी सबको पता है, और बावजूद इसके पानी का इतना दोहन, पानी की इतनी बर्बादी लगातार हम करते आ रहे हैं। संभलेंगे कब? ये बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है कि पानी अनमोल है और पानी सीमित है, इसमें भी कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो अहम विषय है जिस पे कि गौर किया जाना चाहिए, अभी माथुर साहब ने और खुशवीर सिंह जी ने भी उस पर थोड़ा उसकी तरफ इशारा किया कि हमारे, अगर हम देखते हैं कि हमारा उसका रेस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन अभी भी बिल्कुल नहीं है। हमारा ध्येय ये जरूर है कि हम सप्लाई कितनी करें, उसकी आपूर्ति पूरी करें, लेकिन उसका उपयोग कैसे हो, उसका उत्तरदायी रूप से उपयोग कैसे हो, इस पे ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये सिर्फ राजस्थान की नहीं, वैश्विक स्तर पे भी हम देखते हैं तो जो संयुक्त राष्ट्र ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, उसमें से अगर 3 लक्ष्यों को हम देखते हैं, 6 नंबर पे वो बात आती है कि सेफ वाटर की बात आती है, 12 नंबर पे बात करते हैं जिसमें रेस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, और तीसरा जो 16 नंबर पे हम बात करते हैं कि लाइफ बिलो द वाटर। इन तीनों चीज़ों को अगर समग्रता से देखा जाए तो उसका सीधा सीधा सरोकार है पानी के ऊपर। और पानी को जितना आज की तारीख में भी हम लोग उस तरीके से नहीं देख पा रहे, हम सारा जो है सप्लाई साइड हमारी जितनी भी है, आपूर्ति जो है वो वाइट वाटर की ओर, सेफ वाटर की ओर, पोर्टेबल वाटर की ओर है। लेकिन हम किस तरीके से ग्रे वाटर को जो किस तरीके से चैनलाइज कर सकें और इसको कैसे रेस्पॉन्सिबल कर सकें, उत्तरदायी कर सकें, इस पे अभी भी हमारा ध्यान नहीं। जवाई बांध की बात कर रहे थे खुशबीर जी कि उसके अंदर कितनी सिल्ट अभी भी भरी पड़ी। ये सिर्फ वहीं की स्थिति नहीं है, ये बांध बन जाते हैं, रिजर्वायर्स बन जाते हैं, लेकिन उस रिजर्वायर्स की कैपेसिटी को कम करते हुए, जिसमें कि आगे उसका संरक्षण ही नहीं हो सके क्योंकि सिल्ट की तह जमती जाती है। तो मैनेजमेंट जो कहीं पे है, उसका जो प्रबंधन है, उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता है। हम उसको पूरे जो जल संसाधन को, जल प्रबंधन को, विवेक जी ये होगा कैसे? क्योंकि इस दिशा में शायद जितना सीरियसली सोचने की जरूरत है उतनी सीरियसली कोई सोच तो रहा नहीं है। लोगों को यह लग रहा है कि चलो ठीक है, गर्मी का मौसम आता है तो पानी की थोड़ी कमी होती है 2-4 महीने, उसके बाद फिर बारिश आ जाती है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। लोग तो ये समझ करके चल रहे हैं। स्तर पे देखना होगा, आयोजना के स्तर पे देखना होगा और उपभोक्ता के स्तर पे देखना होगा। जी खुशबीर जी, आ रहा हूं आपके सामंजस्य।
हाँ हाँ। बोलिए विवेक जी, बोलिए। आयोजना और उपभोक्ता के स्तर पे जब तक हम इन दोनों इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि आयोजना भी जैसी समग्रता के साथ हॉलिस्टिक प्लानिंग उसकी, इंटीग्रेटेड प्लानिंग उसकी होनी चाहिए, और दूसरी उपभोक्ता के स्तर पे कि जो पानी आज खराब होगा। आज जयपुर के अंदर द्रव्यवती नदी एक मिसाल है जिसमें कि जितना कि सीवेज ट्रीटमेंट करके 175 MLD को उसके अंदर एक नदी के रूप में लगाया गया। अब उस 175 MLD जो ट्रीटेड वाटर है वो नदी के रूप में तो आ गया, उसका भविष्य में उपयोग भी होना चाहिए, उसका समुचित उपयोग होना चाहिए। तो कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं विवेक जी की प्लानिंग की कमी दिखती है बहुत सारी चीजों में। अगर प्लान सही तरीके से किया जाए तो सही होगा। ठीक है विवेक जी, आता हूं फिर से। खुशबीर जी, आप बोलना चाह रहे थे, ठीक है आप बोलिए, अपनी बात रखिए। लेकिन एक और चीज मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, लोग भी क्या इस चीज के यूज टू हो चुके हैं कि मार्च के बाद समस्या शुरू होगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद बारिश गिर जाएगी, पानी आ जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर ठंड का मौसम, फिर वही मार्च से लेकर के जून जुलाई तक वही चीजें। लोग इसके क्या यूज टू हो चुके हैं? मैं इसके बारे में आपको कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जब बारिश नहीं हुई, पिछले 3 वर्षों से हमारे पाली में बहुत ही भयंकर अकाल की स्थिति है। और मैं लास्ट ईयर जब अगस्त माह में जब मानसून समाप्ति की तरफ था, उस वक्त जब पानी की इतनी भयंकर समस्या थी, तो मैंने अवगत भी कराया सरकार तक। मैंने कहा पानी के लिए हमें स्थायी अभी से कुछ व्यवस्था करनी होगी। और एक पाइपलाइन जोधपुर से पाली तक आने वाली है। वो पाइपलाइन आज से 25 वर्ष पहले माननीय गहलोत साहब के पिछले कार्यकाल में, प्रथम कार्यकाल में बिछाई गई थी। वो बिल्कुल छन्नी की तरह हो गई है, और उसमें विभाग के अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि इसमें हम पानी लेके आ जाएंगे। ये असंभव है, उस पर राशि भी स्वीकृत कर दी। और ये जब असंभव होने वाला, इनको काम करना था तो सितंबर से स्टार्ट करना था। और अब रेल से पानी लाना, ये वाइबल है? आप सोच सकते हैं क्या रेल से पानी? ठीक है, हम नेताओं के लिए कहने के लिए हमने रेल शुरू कर दी है पानी के लिए, लेकिन ये वाइबल नहीं है। ये एक तरीके से अन्याय है। इस लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं हम हमारे वोट बटोरने के लिए। पानी का स्थायी समाधान करना होगा हमें। और आज हम जो निःशुल्क पानी देने की बात कर रहे हैं, JJM की जो बात की जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पानी आएगा कहाँ से? इसलिए सबसे पहले सब विकास को छोड़कर, ठीक है माथुर साहब, पानी को काम। ठीक है खुशबीर जी, मैं पिछले तलेटी में जो मैंने काम किया है वाटर हार्वेस्टिंग का, आप कभी आए अपनी टीम के साथ, मैं दिखाऊंगा कि जो काम अरावली की तलेटी में वाटर हार्वेस्टिंग का मैंने जन सहभागिता के साथ में किया है। बिल्कुल वो किया जाना चाहिए, और जन सहभागिता और सरकार सबकी उसमें सहभागिता होगी तो शायद रिजल्ट बेहतर आएंगे। अब माथुर साहब आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। तैयारी जो कहा जाता है कि समस्या आए उससे पहले आप तैयारी करके रखें, क्या तैयारियां विभाग उस लेवल पे करता है जिस लेवल पे की जानी चाहिए? बारिश का मौसम आने वाला है, उससे पहले क्या बारिश के एक एक बूंद को सहेजने की तैयारी कर पाता है विभाग ताकि समस्या ना हो? देखिए, विभाग के पास में जो जितने भी डैम्स हैं उन सब की मेंटेनेंस का काम और उनके जो स्लूज के अंदर ग्रीजिंग का काम, उसके डाउन स्ट्रीम में जो जाता है पानी वहाँ का काम, ये सब विभाग करता है। और एक डैम सेफ्टी सर्टिफिकेट हर साल हर एक्शन को देना होता है, और वो देता भी है और काम भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्या विभाग के करने से सब कुछ हो जाएगा? क्या हमारे जन जागरण में कोई कमी नहीं है? हमारे जन जागरण में ये कमी है कि हम पानी का उपयोग करना जानते ही नहीं है। सीधी सी बात यह है कि जहाँ पानी का कम है वहाँ भी हम गेहूँ लगा देते हैं। फिर गेहूँ लगाना है आपको तो पानी की उपलब्धता को देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि माथुर साहब, ये दूसरी बार आपने वापस वही कृषि की बात कही है, तो फिर होगा क्या, कैसे होगा ये? आप ही रास्ता अगर आप सुझाए कि होगा कैसे, करेगा कौन? हाँ मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि जैसे हमने वाटर यूजर्स एसोसिएशन बनाई है,
करीब 4,500 बनी हुई हैं, लेकिन उनसे काम नहीं करा पा रहे। ये विभाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। काम क्यों नहीं करा पा रहे कि हमारे विभाग के इंजीनियर्स का जो टेम्परामेंट है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की तरफ रहता है। वाटर मैनेजमेंट के लिए आपको जो है एक किसान के पास जा कर के उसको समझाना, तुमको पानी कैसे लगाना है, कैसे लगाना, कहाँ लगाना है, और प्लस दूसरी बात ये है कि तुमको क्या खेती में खेती किसकी खेती करनी है, ये बात सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। और WA को सैंक्शन करने के लिए मेरा मानना ये है कि जल संसाधन विभाग को 2 भाग में कर देना चाहिए। एक पार्ट जो है वो वाटर मैनेजमेंट का काम करे और दूसरा पार्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में आपको इंजीनियर्स का जो है ना एक ऐसा अप्रोच चाहिए होता है जिसमें अथॉरिटेरियन बोल सकते हैं, जाओ ये काम कर जाओ, कॉन्ट्रैक्टर को ये ठीक करो। लेकिन वहाँ जब जल के उपयोग की बात करते हैं तो वहाँ हमें सबमिसिव रहना पड़ेगा। ठीक है, और सबमिसिव रहने के लिए विवेक जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने सुना होगा माथुर साहब को, आपने 2 बार उन्होंने वही वापस गेहूं की बात कह दी कि गेहूं की खेती यहाँ क्यों। कई जगहों पे लोग धान की भी खेती करते हैं, धान में और पानी की ज्यादा की जरूरत होती है। तो हम किसानों को तो ये दोष नहीं दे सकते ना कि आप ये नहीं ये खेती कीजिए, वो नहीं वो खेती कीजिए। हमें ये देखना होगा कि हम पानी का मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं ताकि किसानों तक हम वो पानी पहुंचा पाएं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि पीने वाला जो पानी है वो ही कृषि उपयोग में आए। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारा ऐसा पानी भी सुलभ है जो कि कृषि उपयोग में आ सकता है, जो कि पीने योग्य नहीं है। बिल्कुल, उसी तरीके से हमको 2 और बड़े विषयों पे चर्चा करनी चाहिए जो कि बहुत ही सामयिक भी हैं। पहला चीज, हम जब हर घर नल योजना पूरे राष्ट्र के अंदर लागू किए हुए हैं, हर घर नल योजना के साथ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ आरओ का कितना विस्तार होता जा रहा है। अगर आरओ के साथ देखते हैं तो उसमें 40 से लेकर 60% तक वाटर का वेस्टेज होता है, और इस वेस्टेज के साथ उसका रीयूज़ क्या होगा इसके बारे में अभी भी हम लोगों की कोई नीति नहीं है, और उपभोक्ता भी उसके उपयोगकर्ता भी उसके प्रति जागरूक नहीं है कि इसका उपयोग। तो अधिकांशतया जो आरओ के साथ उसका वेस्ट वाटर निकलता है जो कि 40 से 60% है, वो वेस्टेज में जाता है। अगर उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, चाहे उसको प्लांटेशन के काम में लेने के हुए, टॉयलेट के काम में लेने के लिए हुए, लेकिन उसमें जो मिनरल की कंसंट्रेशन है, उस मिनरल कंसंट्रेशन से ये पाया गया कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी सुटेबल नहीं है। तो एक हमको वैकल्पिक उपाय और वैकल्पिक तकनीक जो बहुत सारी उपलब्ध भी है, वो जनता के सामने बहुत एग्रेसिवली लानी पड़ेगी कि पानी का शुद्धिकरण इस माध्यम से किया जाए। दूसरा, जो अभी हाल ही में NGT ने को डायरेक्टिव देने पड़े, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को डायरेक्टिव देने पड़े, जो हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, कि वाटर कंजर्वेशन में भी हमने देखा कि जो सड़कें बन जाती हैं वो वॉल टू वॉल बन जाती है, क्योंकि उससे खूबसूरती आ जाती है, उससे सफाई अच्छी हो जाती है। तो NGT को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण होना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, ताकि वो कच्ची जगह रहे और वहाँ से पानी जा सके। तो हमने क्या किया कि जो शहरी विकास किया, उस शहरी विकास में करते करते पानी का जो भूजल उससे किस तरीके से रिचार्ज होना चाहिए, उसके सारे चैनल्स को समाप्त कर दिया। हमको कहीं ना कहीं शहरी विकास के उसमें उन चीज़ों को वापस से इनकलकेट करना पड़ेगा कि शहरी विकास के साथ जो हमारे वाटर रिचार्ज की व्यवस्था है वो भी हो। तो उपभोक्ताओं से तकनीक को पहुंचाने ये का बात कार्य भी बेहद अहम है कि भूजल स्तर को ऊपर लाने को लेकर के किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। खुशबीर जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। कई जिले ऐसे हैं जो अपने लेवल पे काम कर भी रहे हैं। अभी कल या परसों की ही बात है, दौसा से खबर आई, वहां पे कलेक्टर और SP खुद लगे हुए हैं तैयारियों में कि बारिश होगी तो उसके एक एक बूंद पानी को संग्रहण हम करेंगे। तो हर जिले को, हर गांव को, हर शहर को अपने अपने लेवल पे भी तो करने की जरूरत है। सिर्फ हम सरकार और विभाग के भरोसे कितना बैठे रहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है, और मैं हमारे जिले में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को और विभाग को भी, कि जब ये बैठक हुई और बैठक में ये तय हुआ, पिछले लंबे समय से सितंबर की बात थी, लेकिन अब मैंने कहा आने वाले समय में अपन क्या कर सकते हैं
बेस्ट जो अपन हो सकता है वो अपन कैसे क्या कर सकते हैं। तो मैं खुशबीर जी, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। जी जी तो बोलिए। हम भी ये तैयारी कर रहे हैं इस आने वाले मानसून में किस तरह पानी को संजो के रखे। मैं लंबे समय से लग रहा हूँ कि जो हमारे कुछ चेक डैम्स है, कुछ एनीकट इनका हमने निर्माण करवाया था, तो बारिश आने से पहले उनकी रिपेयर हम कर लें। हमारे जो तालाब है उनको हम किस तरह रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक अभियान के रूप में कार्य प्रारंभ किया है। और अभी मैं प्रवास में सूरत आया हूँ कोई कार्यक्रम में, जाते ही हम इसको एक अभियान के रूप में पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है। अब माथुर साहब, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। विभाग को क्या लगता है, आपको क्या क्या ऐसे कदम जो हैं वो उठाने चाहिए ताकि पानी के मोल को लोग भी समझें और पानी की कमी कहीं ना रहे? देखिए, मैंने पहले भी कहा इस अभी डिस्कशन में कि विभाग में दो तरह के इंजीनियर होने चाहिए, एक वाटर मैनेजमेंट के लिए और अदर देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, और कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए होने चाहिए। लेकिन इन दोनों में सामान्य क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का काम है वो तो हो जाते हैं, लेकिन वाटर मैनेजमेंट के काम कभी नहीं होते। और 80% जो पानी एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है उसमें कहीं क्या विभाग में वाटर मेरी मैनेजमेंट के लिए जब आइडियाज है ही नहीं? वाटर मैनेजमेंट के लिए इंजीनियर्स हैं ही नहीं, लेकिन इंजीनियर्स का कोई ध्यान इस तरफ नहीं जाता वाटर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उनको तो कंस्ट्रक्शन ये एक्टिविटी बहुत दुखद बात है माथुर जी की वाटर मैनेजमेंट के लिए ध्यान किसी का नहीं जाता है। उसी दिशा में तो काम करने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पानी का महत्व तो हर कोई समझता है, पानी कितना अनमोल है यह हर कोई जानता है, बस इसे बचाने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।